हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू विजय स्टडी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसका कार्य क्या है एवं उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप 10वीं की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उत्तल यानी कि जिसका सतह उभरा हुआ हो यानी कि उठा हुआ हो, अर्थात वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में जो इसका परावर्तक सतह है वह उभरा हुआ है। रियल इमेज उत्तल दर्पण का कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण का परिचय क्या है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गोलीय दर्पण जिस बड़े गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसे सी के द्वारा सूचित करते हैं। अतः इस उत्तल दर्पण का यह वक्रता केंद्र है एवं दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले जो काल्पनिक रेखा होता है उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, जो कि दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। अतः यहाँ पर यह Mn दर्पण का द्वारक कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण बाहर की ओर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ अर्थात उठा हुआ होता है। तो जब उस परावर्तित किरण को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह किरण दर्पण के पीछे यानी कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आ रहा है। अतः उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में एफ अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली वे सारी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, चाहे वह प्रकाश की किरण दर्पण के किसी भी हिस्से में क्यों न आपतित होता हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण पर फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के बाहर होता है, पर उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के अंदर ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में के अक्षर स्मॉल लेटर के एफ द्वारा सूचित किया जाता है, जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इसका सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू 2 गुने फोकस दूरी, या कह सकते हैं कि फोकस दूरी F इक्वल टू वक्रता त्रिज्या R/2 होता है। अब हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समतल दर्पण और अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में भी बताए थे।
यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह वीडियो आप अवश्य देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बढ़ने वाला प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, आभासी है, क्या वे आवर्धित है, छोटे हैं या समान आकार के हैं। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से किरण आरेख की विधि से सॉल्व करके देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण के सामने कोई वस्तु होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु से अनंत प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है, पर बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को ही चुना जा सकता है। इसलिए किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक होता है। ये किरण ऐसी हो कि दर्पण के परावर्तक के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना काफ़ी आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति का पता आसानी से लगाया जा सकता है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए कुछ किरण आरेख को देखते हैं। सबसे पहले जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के बाहर की ओर चला जाता है। वह प्रकाश की किरण ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुख्य फोकस से आ रहा हो। जब आपतन बिंदु पर हम अविलंब डालते हैं तो वह वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है। यहाँ पर आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R होगा। उसके बाद यदि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित करते हुए जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यहाँ पर भी यदि आपतन बिंदु पर अविलंब डाला जाए तो वह वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरता है। उस स्थिति में भी I इक्वल टू कोण R होगा। उसके बाद हम प्रकाश की एक और किरण के बारे में देखते हैं। जब उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र को निर्देशित करते हुए जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र को निर्देशित करने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर अविलंब आपतित होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण अविलंब आपतित हो तो वह उसी पथ पर लौट जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रकाश की किरण कि उत्तल दर्पण के ध्रुव यानी कि P पर कोई प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही वापस चला जाता है। इस स्थिति में भी कोण I इक्वल टू कोण R होगा। जितने भी प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरण आपतित या परावर्तित होती है उन सभी स्थितियों में हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बढ़ने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब के दो स्थितियों पर विचार करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरण आभासी रूप से दर्पण के मुख्य फोकस पर जाकर के मिलती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। उस वस्तु का बढ़ने वाले वस्तु का जो आकार होगा वो अत्यधिक छोटा होगा, यानी कि बिंदु आकार का होगा, और उस प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगा एवं वह प्रतिबिंब सीधा होगा। उसके बाद यदि जब देखते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो उस स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच होता है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात बाहर की ओर चला जाता है, और दूसरा प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र को निर्देशित करते हुए
दर्पण पर आपतित होती है तो वह उसी पथ पर लौट जाता है। जब इन दोनों प्रकाश की किरणों को हम आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। अतः उसी जगह पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। उस बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि आकार बहुत छोटा होगा और उसकी प्रकृति आभासी होगा, परंतु वह सीधा होगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं वस्तु से छोटा ही होता है, चाहे वस्तु दर्पण के आगे कहीं भी क्यों न रखा हो, और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर कभी नहीं उतारा जा सकता क्योंकि यह एक आभासी प्रतिबिंब है और हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग ज़्यादातर गाड़ी के पीछे के वस्तु देखने के लिए साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। ये दर्पण वाहन के बगल में लगे होते हैं तथा उसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जो कि आकार में वस्तु से छोटा होता है। इसकी दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में अवतल दर्पण ड्राइवर के अपने पीछे की वस्तु क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। आप एक छोटे से छोटे उत्तल दर्पण में भी किसी वस्तु या किसी बड़े से बड़े भवन या पेड़ को पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं, पर वह जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से छोटा होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, किस प्रकार से उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।